अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें एम डी कैट रिपीट करना चाहिए, अ गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, तो हमने सोचा कि इस क्वेश्चन पर जो है वो एक वीडियो बना लेते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है, जो कि हमें हमारा फर्दर काम करने पर मजबूर करती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि मेरिट लिस्ट जो है वो लग चुकी है। वैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट है, जो कि KMU ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो कंग्रेचुलेट करते हैं, जो कि सेफ जोन में है। सो कंग्रेचुलेशंस, warmest congratulations to all of those who secured their seat in the medical college. Heads off, you have achieved it at the last. So congratulations to all of the future doctors. और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस मरतबा जो है वो अपनी सीट सिक्योर नहीं कर सके। सो उनके लिए एक मैसेज है कि फेलियर इज़ नॉट अपोजिट टू सक्सेस, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द सक्सेस। तो बाकी स्टूडेंट्स को हम लोग यही कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ टाइम टू क्राई, दिस इज़ जस्ट अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, to move on with new spirit, to overcome the past and misunderstandings. Don't cry, get up and start to fly in search of your new goals. अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है, क्या हमें रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये कि आप लोग जो है वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, जिस पैनिक सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए उससे बाहर आ जाओ, ठीक है। और बाहर आकर अपने लिए सोचो कि क्या मुझे रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखो कि आपका अंदर क्या कहता है कि मुझे रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग KPK वालों के लिए बात कर लेते हैं। KPK का मेरिट थोड़ा सा हाई लो होता है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। तो वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 80+ है, या वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कम मार्जिन से जो है वो अपनी सीट सिक्योर नहीं कर सके, तो उनको रिपीट करना चाहिए। इसी तरह पंजाब के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, अब वहाँ पर मेरिट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू KPK। तो वहाँ के स्टूडेंट्स जिनके एग्रीगेट 85+ है, तो वो लोग एक चांस ज़रूर लें, या 87 एग्रीगेट है, वो लोग चांस ज़रूर लें, ठीक है। अगर थोड़ा सा गैप है तो आप उसके लिए एक चांस अवेल कर लो, ठीक है। एक गैप ईयर ले लो, मे बी अल्लाह करे आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो जाए। अब वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट KPK में 80 से कम है, पंजाब में 85 या 87 से कम है, तो वो लोग रिस्क ना लें, वो लोग एडमिशन ले लें। अगर उनका दिल करता है कि वो नेक्स्ट टाइम टेस्ट दें, तो टेस्ट वो ला बेशक दे दें अगर उनका दिल करता है तो, लेकिन एज अ प्लान बी आप लोग साथ में कहीं पर एडमिशन भी ले लो। अगर खुदा ना खास्ता आपका नेक्स्ट टाइम भी एडमिशन नहीं होता, तो कम अज़ कम आप लोगों के पास एक प्लान बी होना चाहिए, ताकि आपका एक साल ज़ाया ना हो, ठीक है। फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या मैं रिपीट करूं या ना करूं। तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें, बैठ जाएं, एक पेपर लें, एक पेंसिल लें और लिखें कि आपको रिपीट क्यों करना चाहिए और आपको रिपीट क्यों नहीं करना चाहिए। फिर आपको जो चीज़ बेहतर लगती है आप उसके अकॉर्डिंग ले जाएँ। अगर आपको लगता है कि आप रिपीट करके नेक्स्ट ईयर सीट को सिक्योर कर लेंगे, तो आप बिल्कुल एक गैप ईयर ले लें। अदरवाइज़ आप गैप ईयर ना लें, एडमिशन ले लें और साथ में अपने टेस्ट की तैयारी भी करें, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट होगा। अब उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने ये सोच लिया है कि उन्होंने रिपीट करना है, एक गैप ईयर लेना है, तो अब उनके लिए जो है वो हम लोग आगे बात करेंगे कि उनको आगे क्या क्या करना चाहिए। तो उसके बाद पहली चीज़ तो ये कि आपके FSC के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ठीक है। अब हम लोग पहले KPK की बात करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के 1000 से कम मार्क्स हैं, या 1020 से या 40 से या 30 से कम मार्क्स हैं, तो आप लोगों को FSC के मार्क्स मस्ट इम्प्रूव करने चाहिए। सेम इज़ द केस अगर हम लोग पंजाब की बात करें, अगर किसी की स्टूडेंट्स के मार्क्स 1050 से कम है,
तो वो मस्ट अपने एफएससी के मार्क्स को इम्प्रूव करे। अगर आप लोगों का एफएससी का स्कोर अच्छा है तो आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप लोग नेक्स्ट ईयर अपना जो है वो एडमिशन सिक्योर कर लें, क्योंकि एफएससी के मार्क्स बहुत बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्दर आप लोगों ने ये भी सोच लिया कि आप लोगों ने एफएससी के मार्क्स इम्प्रूव करने हैं। फिर उसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि मुझे कौन कौन से पेपर्स जो है वो इम्प्रूव करने चाहिए। तो आप लोग जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी डीएमसी सेंड करके। तो हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर देंगे कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा है एफएससी में, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स में थोड़े बहुत उसके मार्क्स कम है, तो वो उस एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, वो स्टूडेंट बिल्कुल भी इम्प्रूव ना करे जिसके ऑलरेडी मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप यही टाइम यही एनर्जी जो है वो एम डी कैट को दें, एम डी कैट की प्रिपरेशन को दें, तो ये आप लोगों के लिए जो है बेस्ट साबित होगा। ठीक है, अगर आपने 5 से 10 मार्क्स इंप्रूव करने, तो फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मार्क्स इंप्रूव ना करो। हाँ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, 30 to 40, 50 या 50 प्लस मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, तो फिर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए मस्ट जाना चाहिए। अदरवाइज़ आप लोगों ने अगर 10 या 5 मार्क्स ही इंप्रूव करने हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए ना जाओ। अब एफएससी के मार्क्स भी इम्प्रूव हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। अब बात कुछ इस तरह से है कि एक स्टूडेंट को उससे ज़्यादा कोई और नहीं पहचान सकता। ठीक है, लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ का भी जो है वो फ़ैसला खुद करना है कि क्या आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सो फैसला भी आप लोगों ने खुद करना है। बैठें, 1 घंटा लगाएं, 2 घंटा लगाएं और सोचें इस चीज़ पर कि क्या आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो आप लोग मस्ट अकेडमी ज्वाइन करो। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की जस्ट फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है, तो आप लोग जस्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री का अकेडमी ज्वाइन करो। सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लासेस लो, बजाय इसके कि आप बायोलॉजी इंग्लिश की क्लासेस लेकर टाइम वेस्ट करो। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स वीक हैं, तो आप लोग सारे सब्जेक्ट्स की अकेडमी ज्वाइन करो, क्लासेस लो। अगर आप लोगों का कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो आप उस एक सब्जेक्ट के लिए अकेडमी ज्वाइन करो। ठीक है, इन दिस एंड डैट आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने फैसला कर लिया कि उसने एकेडमी ज्वाइन करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन उसके जहन में ये आएगा कि मुझे कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ अकेडमीज़ के नाम लिखे हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने इन्हीं अकेडमीज़ में जाना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जिस टीचर से समझ आ रही है, मे बी आपको उस टीचर से ज़्यादा समझ ना आए, आपको किसी और टीचर से ज़्यादा समझ आए, तो आप लोग अकेडमीज़ में जाओ, वहाँ पर डेमो क्लासेस लो। अगर किसी टीचर का मैथडोलॉजी टीचिंग मैथडोलॉजी आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग उस अकेडमी को ज्वाइन कर लो। अगर वहाँ से आप कुछ गेन कर ले हो, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। अदरवाइज़ किसी दूसरी अकेडमी को ट्राई करो। ठीक है, 1-2 हफ्ते आप इस तरह से लगाओ, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, लाजमी नहीं है कि जो ट्रेंड चल रहा है, केप्स अच्छी है, स्टेप्स अच्छी है, तो आप लोगों ने भी उधर ही जाना है। नो, आप लोगों को जिस टीचर से समझ आना है या आप लोगों को जिस टीचर से समझ आती है, आप लोगों ने वहाँ पर जाना है। दैट इज़ इट। दूसरी बात हम लोग ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो ऑनलाइन टीचिंग से कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन आप लोग पढ़ सकते हो, तो फिर लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने फ़िज़िकल क्लास में जाकर टाइम वेस्ट करना है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन समझ आती है, तो घर बैठ कर तैयारी करें। अगर नहीं आती, तो फिर आप लोग फ़िज़िकल अकेडमी जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर लें। अदरवाइज़ ऑनलाइन ही ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया होगा कि उनको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, और कुछ ने डिसाइड किया होगा कि नहीं जी, उनके लिए सेल्फ स्टडी ही ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स ने एकेडमी ज्वाइन की है और जिन्होंने नहीं की, सेल्फ स्टडी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसने एकेडमी ज्वाइन नहीं की, वो तो 100% सेल्फ स्टडी करेगा, और जिसने एकेडमी ज्वाइन की है, तो उसे भी मैं बोलूँगा कि 50% नहीं बल्कि वो 60% सेल्फ स्टडी पर जो है वो फोकस करे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो आप लोगों ने सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद अब अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे कितने घंटे बैठकर स्टडी करनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि ये चीज़ मैटर नहीं करता कि आप लोगों ने कितने घंटे बैठकर स्टडी की है। मैटर ये करता है कि आप लोगों ने क्वालिटी वाइज कितनी स्टडी की है।
ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ पर ना जाओ कि मैं 10 घंटे बैठ कर पढ़ रहा हूँ या 14 घंटे बैठ कर पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने देखना ये है कि आप लोगों ने कितना इफेक्टिवली पढ़ा है, कितनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ा है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 10 घंटे बैठ कर पढ़ता है या 14 घंटे बैठ कर पढ़ता है, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो 6 घंटे बैठ कर पढ़ता है। अगर हम लोग क्वालिटी वाइज चेक करें तो 6 घंटे वाला स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी करता है बजाय जो 14 घंटे स्टडी करता है। तो जो 14 घंटे बैठ कर स्टडी करते हैं वो जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्वालिटी वाइज है जो वो स्टडी करनी है, क्वांटिटी वाइज नहीं करनी। ठीक है, क्वालिटी जो होती है ये जो है वो वर्थ ही होती है, क्वांटिटी जो है वो वर्थ इट नहीं होती। दैट इज़ इट। सो आप लोगों ने क्या करना है कि अफेक्टिव स्टडी करनी है, कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, और डीप जाकर पढ़ना है, बजाय इसके कि आप लोग 14 14 घंटे 16 16 घंटे बैठ कर स्टडी करो और वो चीज़ ठीक इफेक्टिव नहीं होती। लिहाजा कम पढ़ें, ठीक पढ़ें, यही रूल है। हाँ, अब उसके बाद हम लोग आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करते हैं स्टडी के रिलेटेड। तो टिप नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने स्टडी इन द शॉर्ट चंक्स या स्मॉल चंक्स। मीन्स दैट आप लोगों ने लगातार कंटिन्यूसली बैठ कर स्टडी नहीं करना। ये नहीं है कि आप लोगों ने एक 24 घंटे में 6 आवर्स स्टडी करते हो तो आप लगातार वो 6 आवर्स बैठ के स्टडी करते जाओ। ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, फिर पढ़ना है, फिर ब्रेक लेनी है। मीन्स दैट स्मॉल चंक्स में, पीसेस में आप लोगों ने स्टडी करनी है, क्योंकि जो पढ़ रहे हो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। ठीक है, उसको जहन में भी तो बैठाना है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने टाइम टेबल को डिवाइड करना है, उसमें ब्रेक्स ऐड करनी है। टिप नंबर 2, स्लीप वेल। आप लोगों की नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पढ़ते जाते हैं, नींद पूरी नहीं करते। तो नींद बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जो आप पढ़ते हो उसको जज्ब होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए नींद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद सेट गोल्स। आप लोग गोल्स अपने सेट करो कि आज मैंने इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, आज मैंने इस सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना है, आज मैंने इस सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मीन्स दैट सुबह उठो, आपके पास स्टिकी नोट्स हों, उसके ऊपर अपने गोल्स लिखो और उसको जो है वो चिपका दो किसी जगह पर जिसको आप बार बार देखो कि मेरा ये गोल है और इसको आज मैंने कंप्लीट करना है। उसके बाद एम टू रीच इट। आप लोगों ने जो गोल सेट किए हैं आप कोशिश करो कि उसको कंप्लीट करो, उसको अचीव करो। अगर नहीं होते तो कोई नहीं, आप वो गोल नेक्स्ट डे पर लिख लो और कोशिश करो कि आपने जो गोल्स सेट किए हैं आप उस तक लाजमी पहुंचो। जो आप लोगों ने चैप्टर्स डिसाइड किए हैं कि आज मैंने फिज़िक्स के इतने चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के इतने पढ़ने हैं, बायोलॉजी का ये चैप्टर करना है, तो आप कोशिश करो। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो रीड अलाउड एंड रिकॉल। जब हम ऊंचा पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारे जहन में ज़्यादा बैठता है एज़ कम्पेयर टू ये कि हम लोग दिल में पढ़ रहे हैं। आप लोग किसी कमरे में बैठ जाओ और वहाँ पर थोड़ा लाउडली पढ़ो। बहुत लाउडली भी नहीं कि सारी एनर्जी आपकी इस चीज़ में वेस्ट हो जाए, थोड़ा मतलब कि लाउडली पढ़ें। उसके बाद उसको रिकॉल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने जो है वो एक टॉपिक पढ़ा है, अब आप दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरे टॉपिक पर जाने से पहले आप कोशिश करो कि पहले टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स है वो आप एक मरतबा रिकॉल कर लो। लाजमी नहीं कि सारा स्टडी करो, सिर्फ जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो आप रिकॉल कर लो। उसके बाद बेशक आप न्यू टॉपिक पर जाओ। उसके बाद है राइट फ्लैश नोट्स या फ्लैश कार्ड्स। अब ये क्या होता है, एक तहकीक के मुताबिक जो चीज़ हम लोग लिख कर याद करते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, हम लोगों ने क्या कर लिया कि उसको साइड पे किसी कॉपी पर लिख लिया या फ्लैश कार्ड्स पर लिख लिया या स्टिकी नोट्स पर लिख लिया, तो वो चीज़ हमारे जहन में जो है वो बैठती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के में जो है वो बैठती है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास टेस्ट यूर सेल्फ। आप लोगों ने स्टडी की, फिर उसके बाद आप अपने आप को टेस्ट भी करो। लाजमी नहीं किसी और को सुनाओ या किसी और को जो है बोलो कि मुझसे ये वो टेस्ट ले। आप लोग खुद को खुद टेस्ट करो कि मैं किधर हूँ। वो कैसे हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स आप लोगों ने क्या किए, लिखे, फ्लैश कार्ड्स बनाए। अब टॉपिक ख़त्म हो गया, अब
आप लोग अपने जहन में उन मेन टॉपिक्स को दोहराओ या अपने आप को समझाओ कि ये इस तरह होता है, ये ऐसे होता है, मैंने ये पढ़ा है, ये इस तरह से होगा। दैट इज़ इट। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिपीट अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल, आज आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा बायोलॉजी का, रिस्पायरेशन। नेक्स्ट डे आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखो कि आप लोगों ने जो रिसेंटली पढ़ा है, पिछले दिन पढ़ा है, आप लोग पहले उसको रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाओ। ठीक है, जब आप लोग अगेन एंड अगेन रिवाइज करोगे चीज़ को, तो वो आप लोगों के लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगी, और वो फिर इस तरह होगा कि आप लोगों को दोबारा वो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत मसला होगा, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूसली रोज़ाना उस चीज़ को रिवाइज करना होगा। कुछ ही दिनों की बात होती है, उसके बाद वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती है। तो रिवीजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। रिवाइज ज़्यादा करो, न्यू कम पढ़ो। अब उसके बाद है हाउ टू स्टडी। तो उसके लिए ये कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है फ़िलहाल, ठीक है, एम्पल ऑफ टाइम है आप लोगों के पास। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोग बिल्कुल डल हो जाओ, कम स्टडी करो। नहीं, आप लोगों ने इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, इसको अच्छे तरीके से अरेंज करना है और जो है वो काम करना है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि बुक का ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको आता हो। स्टडी आप लोगों ने डीप स्टडी करनी है। ठीक है, बुक की लाइंस आप लोगों को आती हों, आप लोगों को पता हो कि ये कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर में या ये कहाँ पर यूज़ होगा, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो आप लोगों ने जस्ट डीप स्टडी करनी है और फर्दर ये कि चीज़ों को रिवाइज करना है। मैंने पहले ही बात की कि ज़्यादा टाइम रिवीजन को दें, ज़्यादा टाइम अपना 60% या 50% टाइम रिवीजन को दें, और उसके बाद अपने आप को टेस्ट करें बाय प्रैक्टिसिंग MCQs। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं फर्दर स्टडी। तो पहली चीज़ है कि अगर आप लोगों ने अकेडमी ज्वाइन की हुई है या आप लोग यूट्यूब से लेक्चर सुन रहे हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उनको फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। सेकंड थिंग इज़ डैट कि वहाँ पर अगर कोई MCQ पॉइंट आता है या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, तो उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अपने पास एक जगह नोट करना है। अब आप लोगों ने जो है वो लेक्चर सुन लिया, अपने पास पॉइंट्स नोट कर लिए, उसके बाद आप लोगों ने अपनी बुक पर आना है। बुक का भी ईच एंड एवरी MCQ पॉइंट, ईच एंड एवरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता हो। आप लोगों ने क्या करना है कि MCQs पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है। उसके बाद मेक यूर ओन नोट्स। आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं ताकि रिवीजन में आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, अपने बनाई हुई चीज़ ईजीली विद इन लेस टाइम रिवाइज हो जाती है और वो जहन में भी अच्छे तरीके से बैठ जाती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि चीज़ों की रिवीजन करनी है। दो चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन एंड एग्जामिन योर सेल्फ। रिवीजन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है, न्यू चीज़ें कम सीखनी है, रिवाइज ज़्यादा करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को एग्जामिन करना है बाय प्रैक्टिसिंग द MCQs। मैंने कहा कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी है, रिवीजन और MCQs प्रैक्टिस। अब रिवीजन तो आप लोग कर लोगे, अब डिफरेंट स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग MCQs कहाँ से सॉल्व करें, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ MCQs की बुक्स लिखी हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने यही MCQs की बुक सॉल्व करनी है। आप लोग डिफरेंट बुक्स जो है वो कंसल्ट करें, आप लोग जो है वो बुक शॉप पर जाएं, वहाँ पर देखें कि आपको कौन सी बुक जो है वो अच्छी लगती है या किस बुक में जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप लोग उस बुक को जो है वो कंसल्ट कर लें। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये जो बुक मैंने यहाँ पर मेंशन की है आप लोग इन्हीं को स्टडी करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई मटेरियल मिलता है, कोई MCQs बुक मिलती है अच्छी, तो आप लोग उसको भी मस्ट जो है वो देख लें। अब MCQs सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि MCQs को बुक को एक मतलब कि रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने MCQ का MCQ समझ कर पढ़ना है। वो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने MCQ पढ़ा, तो उसमें एक ऑप्शन है जो ये करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोगों ने साथ में ये चीज़ भी देखनी है कि यार ऑप्शन B, C और D इनकरेक्ट हैं, तो ये क्यों इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने सोचनी है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को MCQ नहीं आता, तो आप लोगों ने डायरेक्टली जो है वो आंसर की कंसल्ट नहीं करनी। पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप उस MCQ को खुद सॉल्व करो।
अगर फिर भी वो एमसीक्यू आप लोगों से खुद सॉल्व नहीं होता तो आप लोग अपनी बुक कंसल्ट करो, ढूंढो, लेकिन आंसर की पर डायरेक्ट ना जाओ, क्योंकि वो जब पॉइंट आप लोग बुक से कंसल्ट करोगे वहाँ पर उसको हाईलाइट करोगे, अपने नोट्स में ऐड करोगे, तो वो पॉइंट आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। एज़ कम्पेयर टू दिस कि आप लोगों का एम सी क्यूज़ पढ़ा, वो आपको नहीं आता, आप लोगों ने की कंसल्ट की और टिक कर दिया, तो ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपको बाद में भूल जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को कोई एम सी क्यूज़ फॉर एग्जाम्पल नहीं आता, तो उसको पहले खुद को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अदरवाइज अगर फिर भी वो सॉल्व नहीं होता तो उसको बुक से कंसल्ट करना है। दैट इज़ इट। एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका यही है। इसके अलावा बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने जो है वो ये डिसीजन लिया कि वो जो है वो एक गैप ईयर कर लेते हैं, तो उनके लिए हम लोग दुआई कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है वो अल्लाह करे कि आप लोग अपनी इसकी सीट जो है वो सिक्योर कर लो। सो बेस्ट ऑफ लक, बिलीविंग इन योर ड्रीम्स इज़ द ओनली वे टू रीच योर डेस्टिनेशंस। My dream is only to become a doctor. So I will work very hard for it, inshallah. Suffer now and live the rest of your life as a good doctor, as a great doctor, as a proudful doctor. So don't stop until they all call you a doctor. And thank you so much for watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।